शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज पहला जो एडिटोरियल डिस्कस किया जाएगा वो यूजीसी की तरफ से एक आदेश पारित किया गया है जिसमें बोला जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर की नियुक्ति है अब राज्यपाल करेंगे। अब यहाँ पर दिक्कत ये पैदा हो जाती है कि उस यूनिवर्सिटी को हो सकता है राज्य सरकार ने स्थापित किया है या फिर उस यूनिवर्सिटी को पैसा भी राज्य सरकार दे रही है, तो फिर कैसे करके वाइस चांसलर केंद्र सरकार नियुक्त करेगी या फिर राज्यपाल नियुक्त करेगा, ये यहाँ पर विवाद खड़ा कर देता है। दूसरी नंबर की बात यह है शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। इसका मतलब ये है शिक्षा के ऊपर कानून राज्य सरकार भी बना सकती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है, लेकिन यहाँ पर यूजीसी जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को कहना चाहिए रेगुलेट करने का काम करती है, उसने सरकार केंद्र सरकार की बात मानी है, क्योंकि हमेशा से ही केंद्र सरकार ये चाह रही है कि वहाँ का जो कुलपति होता है, वाइस चांसलर है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करे। राज्यपाल करे मतलब सीधे सीधे केंद्र सरकार का आदमी होता है वो, तो इसलिए यहाँ पर विवाद खड़ा हो गया है। तो यूजीसी जो इस प्रकार से माइक्रो मैनेजमेंट बेस्ड एंड पॉलिटिकल दखलंदाजी हो रही है यूनिवर्सिटीज़ में, इससे हमारी जो यूनिवर्सिटी हैं फॉरेन की यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा पिछड़ गई हैं, पार्टिकुलरली रिसर्च के मामले में। आज के समय में यूनिवर्सिटीज़ का काम रह गया खाली पेपर कंडक्ट कराओ और बच्चों को पास करो, हो गया कैसे भी करके, अपनी कमाई को देखते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि रिसर्च में हमारे बच्चे लोग आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं बढ़ पा रहे हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जो एडिटोरियल है भारत में यूनिवर्सिटीज़ के प्रदर्शन पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और राजनीतिक हस्तक्षेप के प्रभाव को बताने की कोशिश करता है कि यूजीसी कैसे करके यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, नेता लोग कैसे करके यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका सीधा सीधा असर यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की क्वालिटी पर जाता है। मतलब यूजीसी जो माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा है, इसके अलावा अत्यधिक जो सोशल इंजीनियरिंग को लागू किया जा रहा है, इससे हमारी यूनिवर्सिटीज़ बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूजीसी और राज्यों के बीच में क्या डिस्प्यूट चल रहा है। हाल ही में यूजीसी ने वाइस चांसलर की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के एक नया कानून लाया है जिसके अंतर्गत स्टेट विरोध कर रहे हैं। खास करके केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य तो इसका विरोध करेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है। मुख्यमंत्रियों ने इसको असंवैधानिक करार दिया है। असंवैधानिक करार देने का क्या रीजन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले नंबर की बात तो ये है राज्य सरकार के अधिकारों का हनन हो रहा है। हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिला करके चल रहे हैं। राज्यों के विषय अलग हैं, केंद्र के विषय अलग हैं। यदि आप राज्य के विषय को हड़पने लग जाएंगे तो इससे भारतीय जो संघवाद है वो प्रभावित होता है। तो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आती है, मतलब जिसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। मतलब आप भी बना लो नियम, हम भी बना लें। इसमें राज्यों का भी अधिकार है। राज्यपाल की भूमिका यूजीसी के निर्देश के हिसाब से वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट में गवर्नर की भूमिका ज़्यादा होगी, जबकि राज्यों की डिमांड है कि ये अधिकार इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास में होना चाहिए। चुनी हुई सरकार निर्धारित करेगी कि वाइस चांसलर कौन बनेगा। तीसरे नंबर में वित्तीय जिम्मेदारी। यूनिवर्सिटीज़ की वित्तीय सहायता का बड़ा हिस्सा राज्य सरकार दे रही, इसलिए उन्हें वाइस चांसलर की नियुक्ति में निर्णायक भूमिका मिलनी चाहिए। जब हम पैसा ज़्यादा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है। यूजीसी की तरफ से एक काफ़ी अच्छा कदम उठाया गया है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हमको देखने को मिलता है। हालांकि यूजीसी के निर्देश में एक नया और सकारात्मक बदलाव भी आया है। अब तक केवल एकेडमिक लोगों के बजाय इंडस्ट्री और अन्य क्षेत्रों की जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको भी वाइस चांसलर बनाया जा सकता है, ऐसा यूजीसी का कहना है। लेकिन दिक्कत ये है कि सामने वाला व्यक्ति को यूनिवर्सिटी को मैनेजमेंट करने के लिए नॉलेज भी तो होना चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज भी तो होना चाहिए, तब तो आप किसी को बनाओगे वाइस चांसलर। नहीं तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को बना दिए क्योंकि उसकी पकड़ है सरकार के साथ में, तो ये गलत हो जाएगा। या फिर उसके बेटे को बना दिए। हालांकि ये जो पॉलिसीज है हमको फॉरेन में भी देखने को मिलती है, जैसे कि अमेरिका, यूरोप। ये आम प्रथा है कि यूनिवर्सिटी का जो लीडरशिप है
फॉर्मर डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट, राइटर लोग करते हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ में भी हमको यही देखने को मिलता है। भारत में भी 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने जेएनयू के वाइस चांसलर के रूप में जी पार्थसारथी को नियुक्त किया था, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन और राजनयिक थे। यूजीसी की विफलता कैसे रही है? क्या उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार हुआ है? और नहीं हुआ है तो फिर यूजीसी की जो स्थापना करी गई है वो कोई मतलब की नहीं है। सबसे पहले तो यूजीसी को हम समझते हैं। यूजीसी को 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था, ताकि पूरे देश में स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन को बनाए रखा जा सके। इसकी बजाय यूजीसी ने क्या काम किया है? कठोर नियम और एकरूपता लागू कर दिया। प्रत्येक यूनिवर्सिटी पर समान नियम थोप दिए, जिससे उनकी जो ऑटोनॉमी है वो कम हो गई है। इसके अलावा ये ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुंचने में विफल रहे हैं। भारत के ग्रेजुएट की गुणवत्ता कम हुई है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा था कि भारत के नए वकीलों की योग्यता काफ़ी चिंताजनक है। टाटा ग्रुप के एक पूर्व प्रमुख ने भी इंजीनियरों की गुणवत्ता पर सवाल उठाया था। शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, दिक्कत ये हो जाता है। तो शिक्षा जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इसको बेटर बनाने की बजाय यूजीसी केवल प्रोसीजर और रेगुलेशन में उलझा रहता है, और इसका रीज़न है पॉलिटिकली हस्तक्षेप होना। इसकी नीतियों से फैकल्टी फ्रीडम ख़त्म हो गई है और वे मात्र नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति बन गए हैं, बस हो गया। माइक्रो मैनेजमेंट और सोशल इंजीनियरिंग का क्या असर पड़ रहा है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर? यूजीसी की जो माइक्रो मैनेजमेंट है, इसने यूनिवर्सिटीज़ को कड़े कड़े नियम का पालन करने के लिए बोला है, जिससे शिक्षकों का जो रचनात्मक योगदान है वो कम हो गया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने आइडियोलॉजी को लागू करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लिया है, जिससे शिक्षा की जो स्वायत्तता है, फ्रीडम है, वो ख़त्म हो गई है। इसके अलावा 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। इसके बावजूद भी यूनिवर्सिटीज़ पर सरकारी नियंत्रण और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ से कैसे पिछड़ गई हैं। कठिन नियम है, ब्यूरोक्रेसी है, इसी के चलते चलते इनोवेशन नहीं आ पा रहा है। शिक्षा में इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा है, लेकिन क्वालिटी घटते जा रही है। पहले सत्येंद्र बोस, एस चंद्रशेखर जैसे वैज्ञानिकों ने सार्वजनिक यूनिवर्सिटीज़ में महान खोजें करी थी। आज भारत की यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबल रिसर्च में बहुत ज़्यादा पिछड़ चुकी हैं। निष्कर्ष की हम बात करते हैं कि यूजीसी को आखिर क्या करना पड़ेगा। पहले नंबर की बात यह है, एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। माइक्रो मैनेजमेंट के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी और इनोवेशन के लिए बेटर हमें कोई उपाय करना पड़ेगा। इसके अलावा जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उसको कम करने की कोशिश करना है। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बन सकें, नॉलेज प्रोडक्शन का केंद्र बन सकें, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड में हम बोल सकते हैं कि अगर भारत को ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम में अपनी पहचान बनानी है तो यूजीसी को शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना होगा और यूनिवर्सिटीज़ को बेरोक टोक शोध और इनोवेशन करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अगला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 से रिलेटेड है। इसके बारे में पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। मतलब जैसे यदि मुझे किसी सरकारी विभाग से जानकारी चाहिए तो मैं एक सिंपली आवेदन लगा देता हूँ। अब मुझे 30 दिन के भीतर में मेरा जवाब चाहिए रहता है। इससे क्या होता है, यदि कहीं पर कोई घोटाला हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो मुझे इसकी जानकारी मिल जाएगी और उस व्यक्ति के खिलाफ में कार्यवाही होगी। लेकिन आज के समय में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, सरकार इसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है ताकि अपने आप को वो बचा सके, अपने अधिकारियों को बचा सके। इस प्रकार के प्रावधान उसमें ऐड होते जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसका स्ट्रक्चर होता है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो हम अच्छी तरह से जानते ही हैं, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि किन किन लोगों से मिलकर के ये आरटीआई कानून बनता है। इसमें 3 लोग मुख्य रूप से रहते हैं। इसकी जो संरचना है, इसका जो कहना चाहिए
स्ट्रक्चर है वो 3 लेवल पर बना हुआ है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और इंफॉर्मेशन कमीशन। इन 3 चीज़ों से मिलाकर के हम आरटीआई कानून का निर्माण करते हैं। लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकरण और सूचना आयोग, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और इंफॉर्मेशन कमीशन। पहले नंबर पर यदि हम देखें पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, तो ये आरटीआई के आवेदन को स्वीकार करता है और उसका जवाब देता है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सरकारी विभाग, मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम और स्थानीय निकायों में नियुक्त किए जाते हैं। ये लोग हर जगह आपको बैठे हुए देखने को मिल जाएंगे। आपको सूचना 30 दिन के भीतर में देना पड़ेगा। यदि जानकारी गोपनीय है और देने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है तो धारा 8 और 9 के तहत आप इनकार कर सकते हैं। लेकिन एक बार मैं आवेदन लगाया था तो मुझे एक सटीक जानकारी नहीं मिली थी। एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम मैं दिया था आईटीआई बेस पर, तो उसमें मुझे जानना था कि किन किन लोगों को आपने फाइनली सिलेक्ट किए हैं, कितना आपका कट ऑफ गया है और मुझे कितने नंबर मिले हैं। तो इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दिया था मुझे। तो इस प्रकार से देखा जाए आरटीआई कानून को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन करके उन्होंने मुझे जानकारी नहीं दिया। लेकिन ये तो गलत बात है ना। इसी प्रकार से तो आरटीआई कानून को गड़बड़ किया जा रहा। हो सकता है वहाँ पर उन्होंने कुछ ना कुछ धांधली किया होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया होगा, इसलिए उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। अब हम बात करते हैं कि भाई इसकी नियुक्ति कौन करता है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति कैसी होगी। प्रत्येक पब्लिक अथॉरिटीज़ में, जैसे कोई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, अपने विभाग में पीआईओ की नियुक्ति करता है। इसके अलावा असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी नियुक्त किए जाते हैं जो कि पीआईओ की हेल्प करते हैं। पीआईओ का जो पद होता है आमतौर पर सरकारी अधिकारी, इसमें आईएएस, स्टेट सिविल सर्विस ऑफिसर और विभागीय कर्मचारी हो सकते हैं। कितना इम्पोर्टेंट ये पद रहता है। इसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज़। इनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या भूमिका है। यदि कोई पीआईओ द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है या सूचना नहीं मिली है तो एफएए के पास जाकर के अपील करेगा। एफएए के पास 30 दिन के भीतर अपील का निपटारा करने की जिम्मेदारी होती है। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का जो निर्णय है पीआईओ के निर्णय को बदल सकता है, रद्द कर सकता है या फिर संशोधित कर सकता है। वहीं यदि हम नियुक्ति की बात कर लें तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी प्रत्येक विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों में से चुना जाता है और भी जो वरिष्ठ सीनियर अधिकारी लोग, ऑफिसर लोग रहते हैं वो लोग बैठते हैं यहाँ पर। आमतौर पर जॉइंट सेक्रेटरी या फिर उच्च पदस्थ अधिकारी भी इसमें बैठ सकता है। तीसरे नंबर में आ जाता है इंफॉर्मेशन कमीशन। आरटीआई कानून के अंतर्गत इंफॉर्मेशन कमीशन को फ्री रूप से अपीलों को निपटारा करने और आरटीआई के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्थापित किया गया था। अब ये जो इंफॉर्मेशन कमीशन है ये 2 लेवल पर रहता है। एक है सेंट्रल लेवल पर और दूसरा होता है स्टेट लेवल पर। सेंट्रल लेवल की यदि हम बात करें तो केंद्र सरकार से संबंधित आरटीआई मामलों को सेंट्रल वाला देखेगा। संरचना की बात करें तो इसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन रहता है और 10 इसमें इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहते हैं। भूमिका और जिम्मेदारी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग, संसद, राष्ट्रपति कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट आदि से जुड़े आरटीआई मामले की अपील ये सुनता है। इसके बाद पीआईओ या फिर एफए एक गलत तरीके से जानकारी देता है तो उसको रोकेगा और उस पर दंड लगाने का काम करेगा। सरकारी अधिकारियों को आरटीआई कानून के उचित अनुपालन के लिए भी दिशा निर्देश ये जारी करता है। सीआईसी की नियुक्ति प्रक्रिया की यदि हम बात कर लें तो देखिए, सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अन्य जो 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री की एक समिति करती है। यहाँ से भी यदि देखा जाए ना तो इसमें भी पलड़ा किसका भारी है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री का भारी, मतलब केंद्र सरकार के ही झोली में चली गई है गेंद। कार्यकाल की बात करें 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, मतलब 3 साल तक आपको ये नौकरी करना है। वेतन की बात करें तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर इनको वेतन मिलता है। फिर बात करें हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की तो राज्यों में आरटीआई से संबंधित अपीलों को सुनने के लिए
ये संस्था बनाई गई है। संरचना की बात करें तो इसमें मुख्य राज्य सूचना आयुक्त रहता है, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहता है और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहते हैं 10 ठो उसकी हेल्प करने के लिए। भूमिका और जिम्मेदारी की बात करें तो राज्य सरकार के विभाग, राज्य विधानसभा, नगर निगम, ग्राम पंचायतों से जुड़े आरटीआई के मामलों की सुनवाई यहाँ पर होगी। राज्य के जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं एंड फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज़ को निर्देश देना, यदि गलत सलत जानकारी दे रहे हैं तो उनके ऊपर दंड भी लगाने का काम करता है। वहीं यदि हम बात करें स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति कैसी होती है, तो इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता और राज्य मंत्री, मतलब राज्य का ही कोई कैबिनेट मंत्री रहेगा, एक समिति रहती है, वो लोग करते हैं। कार्यकाल 3 साल का रहता है या फिर 65 साल तक की उम्र तक आप काम कर सकते हैं। वेतन की बात करें तो चुनाव आयुक्त के बराबर सैलरी मिलती है। पेनाल्टी प्रोविज़न अंडर आरटीआई एक्ट, गलत इन्फॉर्मेशन दिए हो तो आपके ऊपर दंड भी लगेगा। यदि कोई पीआईओ गलत सूचना देने में देरी कर रहा है या फिर गलत जानकारी दे रहा है तो सूचना आयोग उस पर 250 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लगाएगी। मैक्सिमम 25,000 तक का जुर्माना लग सकता है, लेकिन ये बहुत कम है उसकी सैलरी के हिसाब से। इसके अलावा जानबूझकर गलत जानकारी देने पर कार्रवाई होगी। अपीलों की अनदेखी करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। सबसे पहले हमें एक चीज़ समझना होगा, फाइल नोटिंग्स। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो गया है, फाइल में हम नोट बना रहे हैं। जैसे मैं सबसे निचले लेवल पर हूँ, मेरे पास किसी ने आवेदन दिया है, मेरे पास फाइल आई है, तो सबसे पहले मैं उस पर क्या निर्णय दे रहा हूँ उसको लिखूँगा, अपने विचार। इसके बाद ऊपर भेजूंगा, ऊपर वो भी उस फाइल में चीज़ लिखेगा। इसके बाद वो ऊपर भेजेगा, वो भी अपने विचार लिखेगा। इस प्रकार से शुरू से लेकर आखिरी तक हमें जानकारी रहती है इसके बारे में कि कहाँ कौन सी कार्रवाई हुई है। लेकिन सरकार ने इसको कमज़ोर कर दिया है, निचली कार्रवाई से उसको कोई मतलब नहीं है, फाइनल रिजल्ट बस लिख दो, ऐसा सरकार का बोलना है। फाइल नोटिंग आखिर होती क्या है? तो फाइल नोटिंग को आरटीआई के दायरे से बाहर करने का प्रयास किया गया था सन 2006 में, लेकिन जब इसका विरोध हुआ ना तो सरकार ने इसको वापस ले लिया था। फाइल नोटिंग, सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में फाइल नोटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती। जब किसी सरकारी अधिकारी को फाइल भेजी जाती है तो वो अपने विचार, सुझाव या फिर रिमार्क्स, सजेशन उस पर लिखता है। इसके बाद ये फाइल उच्च अधिकारियों के पास भेजी जाती है, जो इसमें अपने विचार जोड़ते हैं और अंतिम निर्णय लेते हैं। ये पूरा विचार विमर्श और निर्णय लेने की प्रक्रिया फाइल नोटिंग में दर्ज रहती है। 2006 में क्या हो गया? यूपीए सरकार ने 2006 में आरटीआई कानून में अमेंडमेंट रखने का प्रस्ताव किया, जिसमें फाइल नोटिंग्स को सूचना के दायरे से बाहर करने की बात कही जाती। मतलब ये हो गया है कि आरटीआई के तहत कोई भी नागरिक सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के पीछे की प्रक्रिया और तर्क नहीं जान पाएगा। केवल फाइनल डिसीजन को सार्वजनिक किया जाता, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया गोपनीय रखी जाती है। सरकार का कहना था कि फाइल नोटिंग सार्वजनिक होने से नौकरशाही पर दबाव पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी पर दबाव बढ़ जाएगा और अधिकारी स्वतंत्र रूप से अपने काम नहीं कर पाएंगे। इससे एडमिनिस्ट्रेशन जो डिसीजन है वो प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। जनता और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने लेकिन इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। आरटीआई कार्यकर्ताओं और नागरिक संगठनों ने इस संशोधन का तीव्र विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि फाइल नोटिंग को आरटीआई से बाहर रख दिया जाएगा तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी। करप्शन को छिपाने का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि जनता ये नहीं जान पाएगी कि किसी निर्णय के पीछे किसका क्या योगदान है। अब हम बात कर लेते हैं इस आर्टिकल की। तो देखिए, आज के समय में राइट टू इन्फॉर्मेशन हाइड टू इन्फॉर्मेशन हो गया। मतलब कैसे करके हम जो है इन्फॉर्मेशन को छिपा सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। आज के समय में यही चीज़ चल रही है राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून में। इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम भारत में नागरिक अधिकारों को पावरफुल बनाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम माना गया था। इसे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने वाला, भ्रष्टाचार को रोकने वाला माना जाता है। ये नागरिकों को सरकार से जानकारी मांगने का अधिकार देता है, जिससे सत्ता की जवाबदेही सुनिश्चित हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी हम तय करते हैं। लेकिन समय के साथ इस अधिनियम की शक्ति को कमज़ोर किया जा रहा है। सरकार ने इसको लिमिटेड करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, जैसे कि जुडिशियल रूलिंग, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट लाए, इंफॉर्मेशन कमीशन की निष्क्रियता भी इसमें शामिल हो जाती है। इस एडिटोरियल में आरटीआई अधिनियम की
जो गिरती प्रभावशीलता है और इसके कारणों का यहाँ पर विश्लेषण किया जाता है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि नागरिकों को और मीडिया को इन सारी चीज़ों के लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। आरटीआई अधिनियम का महत्व क्या है और क्या इसका प्रारंभिक प्रभाव है। सबसे पहले तो हम बात करें शक्ति का विकेंद्रीकरण, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। नेता के पास पावर नहीं होना चाहिए, हम लोगों के पास पावर होना चाहिए, जनता के पास। आरटीआई कानून 2005 ने नागरिकों को सरकारी जानकारी मांगने का अधिकार दिया था, जिससे सार्वजनिक सेवकों, मतलब जो पब्लिक सर्वेंट के हाथों से नागरिकों के हाथों में शक्ति स्थानांतरण संभव हो पाया। नागरिक अब सरकारी निर्णयों और नीतियों पर सवाल उठा सकते थे, जिससे लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत हुई। सेकंड नंबर में आता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही। अधिनियम लागू होने के बाद कई बड़े घोटाले उजागर हुए, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला भी सब इसी से क्लियर हुआ था। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सुधार हुआ है, क्योंकि अब नागरिकों को सीधे जानकारी लेने का अधिकार मिल गया है। तीसरे नंबर में आ जाता है पब्लिक विजिलेंस को बढ़ावा मिला। आरटीआई ने जनता को कहना चाहिए जागरूक बना दिया। अब नागरिक सरकारी नीतियों और उनके प्रभावों पर निगरानी रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आरटीआई को कैसे करके कमजोर किया जा रहा है और उसके क्या रीजन हो सकते हैं। अर्ली अमेंडमेंट अटेम्प्ट्स किए गए थे, उनको भी हम देख लेते हैं। जब सरकार को इस कानून से नागरिकों को मिली शक्ति का एहसास हुआ, तो उन्होंने इसे कमज़ोर करने के लिए संशोधन चालू कर दिए। 2006 में सरकार ने आरटीआई अधिनियम में बदलाव करके फाइल नोटिंग्स को सूचना के दायरे से बाहर करने की कोशिश करी थी। हालांकि जनता का जब पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ तो इसके कारण उसको वापस लेना पड़ गया था। सेकंड नंबर में कैसे कमज़ोर किए हैं, फेलियर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, कमिश्नर जो बनाया गया है वो कोई काम का नहीं रह गया है। आरटीआई कानून के अंतर्गत सूचना आयोग को सबसे बड़ी जगह मानी गई है। आप समझ लीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट है, फाइनल अपीलेट अथॉरिटी माना जाता है। लेकिन अधिकतर सूचना आयुक्त रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होते हैं, जिनके लिए सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन करना कठिन हो जाता है। कई आयुक्तों ने इसे केवल सेवानिवृत्ति के बाद रिटायर हो गए हैं तो खाली कुर्सी में बैठिए, आराम से रहिए, तनख्वाह पाइए वाली बात हो जाती है। तीसरे नंबर में कमज़ोर करने की जो प्रयास किया गया है वो है जुडिशियल रूलिंग एंड रीडेफिनेशन ऑफ प्राइवेसी। 2011 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था, सीबीएसई एंड आदित्य बंदोपाध्याय केस था ये। इसमें बोला जाता है कि आरटीआई के अंतर्गत अंधाधुंध जानकारी आप मांगोगे ना, तो इससे एडमिशन की जो कार्यक्षमता है वो प्रभावित होगी। इससे आरटीआई आवेदकों को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाने लगा, जिससे सूचना मांगने का अधिकार कमज़ोर पड़ गया। 2012 में एक कहना चाहिए केस आया था, गिरीश पांडे देश मामला था ये। इस मामले में पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया है। अदालत ने क्या बोला, व्यक्तिगत सूचना शब्द को बहुत व्यापक रूप में परिभाषित कर दिया गया है, जिससे कई महत्वपूर्ण जानकारी अब नागरिकों को नहीं मिल पा रही है। और यही चीज़ मेरे साथ भी हुआ था। ये जो फैसला है राइट टू इन्फॉर्मेशन को राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन में बदलने की दिशा में पहला कदम है। तो आप सोच सकते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आज के टाइम में ख़त्म होते जा रहा है, तो हमें भी आवाज़ उठाना है और मीडिया को भी आवाज़ उठाना है। सूचना आयुक्तों की निष्क्रियता। अब सूचना आयुक्त क्या होते हैं, सबसे ऊपर बैठते हैं, जहाँ पर फाइनल डिसीजन ये लोग देते हैं यदि कोई विवाद आया है तो। आरटीआई कानून के अंतर्गत सूचना 30 दिन के भीतर देनी चाहिए, लेकिन सूचना आयोग में मामलों का निपटारा बहुत कम रहा। केस डिस्पोजल ये लोग बहुत कम कर पाते हैं। कई मामलों में नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में 1 साल या फिर उससे ज़्यादा समय लग जा रहा है, तो क्या मतलब कई कमीशन। फिर डिले किया जाता है आयुक्तों की नियुक्ति में। क्यों? क्योंकि उस सरकार को उसी व्यक्ति को बैठाना है ना जो उसके हिसाब से डिसीजन दे पाए। सरकारों ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में जानबूझकर देरी करी है, जिससे अपीलें लंबित रहती हैं और नागरिकों को सूचना मिलने में टाइम लग जाता है। आरटीआई कानून की सुरक्षा के लिए नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है। पहले नंबर की बात यह है रोल ऑफ मीडिया। मीडिया को आरटीआई से संबंधित मुद्दों को प्रमुखता से प्रकाशित करना चाहिए।
आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले को सामने लाना पड़ेगा। आरटीआई से जुड़े कोर्ट केस और सरकारी बदलावों की क्रिटिसिज्म भी करनी चाहिए। सिटीजन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? आरटीआई का यूज़ अधिक से अधिक संख्या में आप करिए ताकि सरकार इसे कमज़ोर ना कर सके। आरटीआई कानून में प्रपोज्ड अमेंडमेंट पर जनता को सतर्क रहना पड़ेगा। आरटीआई कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करनी होगी, डिमांड करना पड़ेगा आपको प्रोटेक्शन ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि आरटीआई कानून एक डेमोक्रेटिक राइट है जिसने नागरिकों को सरकार के प्रति अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने का पावर दे दिया, लेकिन सरकार और न्यायपालिका समय समय पर इसको कमज़ोर कर रही है। इसलिए ज़रूरी है कि नागरिक और मीडिया मिलकर के इस कानून की रक्षा करें और सरकार को इसे कमज़ोर करने से रोकें, नहीं तो धीरे धीरे ये कानून ख़त्म ही हो जाएगा। हाल फिलहाल में देखा जाए दोस्तों, एक न्यूज़ आई है जिसमें बोला जाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनिशिएट किया है फंड ट्रांसफ़र किनको, किसानों को। बिहार की ये बात है, अभी बिहार का दौरे पे गए थे तो वहाँ पर इन्होंने फंड ट्रांसफ़र किया है किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत। इसमें किसानों को सालाना 6,000 रुपया दिया जाता है। और ये जो बिहार है, आने वाले समय में यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। दिस मूव इज पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम अंडर विच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू एलिजिबल फार्मर्स। बोला जाता है कि इस साल के बाद में यहाँ पर चुनाव होने वाला है। इसके क्या की हाईलाइट रहे हैं? पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2,000 रुपया पर बेनिफिशरी ट्रांसफ़र किया गया हर क्वार्टर में। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाते हैं और वहाँ पर इसकी जो किस्त है वो किसानों के अकाउंट में डालते हैं। इसके अंतर्गत सालाना किसानों को सरकार 6,000 रुपये देती है। अभी हाल फिलहाल में पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत सरकार ने 2,000 रुपये पर बेनिफिशरी के खाते में डाली थी। एंड ये जो 6,000 रुपया है ये दिया जाता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। ये जो पैसा दिया गया है इसका मतलब ये है कि किसान लोग खाद बीज आदि की व्यवस्था कर सकें इस 6,000 रुपये से, इसलिए ये पैसा किसानों को देती सरकार। लेकिन चुनाव होने वाला है बिहार में और उसके पहले आप इस प्रकार की स्कीम को लॉन्च करते हैं तो ये गलत माना जाता है। मोदी हमेशा से ही जोर देते रहे हैं अपने कमिटमेंट के ऊपर टू फार्मर वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बातचीत करते हैं। पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट की यदि हम बात करें तो बिहार अभी क्या है, एक कहना चाहिए नेताओं के लिए तो वोट बैंक का काम करता है। एंड यदि इस प्रकार की इनिशिएटिव आप ला देते हैं तो ये प्रभावित कर सकता है वोटर के सेंटीमेंट को। ये बीजेपी के फेवर में वोट जाने वाली है। अपोजिशन पार्टीज में सी दिस एज ए प्री इलेक्शन सॉप टू गेन फार्मर सपोर्ट, और यही चीज़ विपक्षी लोगों का भी कहना है कि वोट हासिल करने के लिए नोट बांटा जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि ये गलत है तो इसके ऊपर क्या चुनाव आयोग कार्यवाही कर सकता है? चुनाव से पहले सरकार द्वारा किसानों को पैसे ट्रांसफ़र करना नैतिक रूप से सवालों को घेरे में आ जाता है, लेकिन ये टेक्निकल रूप से गलत नहीं है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पहले से चालू है और इसका लाभ पूरे देश भर के किसानों को मिल रहा है। यदि ये फंड ट्रांसफ़र योजना के निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है तो इसे चुनावी लाभ लेने का तरीका हम नहीं मान सकते। तो क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, चुनाव आयोग की आचार संहिता तब लागू होती है जब चुनावों की तारीखों की घोषणा हो जाती है और अभी यहाँ तारीख की घोषणा नहीं हुई है। अगर ये फंड ट्रांसफ़र आचार संहिता लागू होने के बाद होता ना तो चुनाव आयोग इसकी जांच कर सकता है और इसे संभावित आचार संहिता का उल्लंघन मान सकता है। कार्यवाही कब होगी? अगर ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो एमसीसी के अंतर्गत सरकार किसी नई योजना की घोषणा नहीं कर सकती। अब चूंकि ये जो स्कीम है ऑलरेडी पहले से चल रही है, ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती है जिससे वोटर्स को वोट हासिल
किया जा सके डायरेक्टली। अगर ये पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जाता है, जैसे कि आप बिहार में ही फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बाकी स्टेट में पैसे नहीं दे रहे हैं, तो ये तो पक्षपात हो जाता। चुनाव है इसलिए दे रहे हैं, इसका मतलब यही हो जाता। यदि आप ये राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं, अगर सरकार या फिर बीजेपी इसे चुनावी प्रचार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, तो ये संदेह वाली बात हो जाती है। तो यदि गलत होता है तो क्या होगा? गलत यदि पाया गया चुनाव आयोग के द्वारा, तो ये जो फंड ट्रांसफ़र है इसके ऊपर रोक लगा देगी। अगर आचार संहिता का उल्लंघन साबित होता है तो चुनाव आयोग संबंधित मंत्री या अधिकारी के खिलाफ चेतावनी या फिर कार्रवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर करके कानूनी कार्रवाई भी हो जाएगी। एक न्यूज़ आई है जो कि हमारे डिफेंस सेक्टर से है, साथ ही साथ इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको भी ये बताने का काम करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो कहना चाहिए वो रीच कर जाएगा 50,000 करोड़ रुपया का 2029 तक, ऐसा कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मंडे के दिन कहा है कि इंडिया अचीव कर लेगा 88% सेल्फ सफिशिएंसी। किस मामले में? एम्यूनेशन प्रोडक्शन में डिफेंस एक्सपोर्ट रीच कर जाएगा लगभग 23,000 करोड़ रुपया 2023-24। मतलब हम हमारे देश में रक्षा उत्पाद खुद बनाएंगे, 88% कैपेसिटी हम हासिल कर लेंगे। 2023 तक हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 23,000 करोड़ रुपया पहुंच जाएगा। वो 16वें नंबर का फाउंडेशन डे था किसका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी का हिमाचल प्रदेश में, उसमें अपना भाषण दे रहे थे। उनका कहना है हम टारगेट रखे हैं 50,000 करोड़ रुपया के हम सामान बेचेंगे, डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे 2029 तक, ऐसा हम टारगेट रखें। इससे क्या होगा? इससे हमारी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है, ऐसा कहना है मिनिस्टर का। हम जो है रोबस्ट डिफेंस इंडस्ट्री तैयार करना चाहते हैं जो कि सपोर्ट करेंगी सिक्योरिटी को, हमारे देश की सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी, साथ ही साथ कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होने वाली है। उन्होंने बोला है आईआईटी मंडी के स्टूडेंट को कि आप लोग कंट्रीब्यूट करिए इस विज़न को प्राप्त करने के लिए, फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन दैट वुड इन्हेंस इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटी। उनका कहना है कि आप हमारे लिए क्या लेकर के आइए, आप हमारे लिए एक से एक टेक्नोलॉजी लेकर के आइए जिनका इस्तेमाल हम हमारी इंडस्ट्री में करेंगे, और इससे हमारे देश की जो सिक्योरिटी है और भी ज़्यादा मजबूत होगी एंड और भी ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर पाएंगे, और ये नेशंस का जो सेल्फ रिलायंस है वो क्रिटिकल सेक्टर में बेटर हो सके। मिस्टर राजनाथ सिंह ने इनोवेशन एंड नॉलेज क्रिएशन के ऊपर काफ़ी फोकस किया था। उनका कहना है कि देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाता है कि हम हमारी जो कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा दें, इनोवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सामने लेकर के आएँ। इससे क्या होगा? इंडिया लीड कर पाएगा इमर्जिंग फील्ड्स में, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर। उन्होंने बच्चों को बोला है कि आप जो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ावा दीजिए इन ऑर्डर टू मेक इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। आप लोग प्रयास करेंगे तो इंडिया 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में बढ़ कर के सामने आ जाएगा। वहीं यदि हम इंडिया के टेक्नोलॉजिकल सेक्टर की बात करें तो ये काफ़ी राइज हो रहा है एंड बोला जा रहा है ये 300 से $350 बिलियन पहुंच जाएगा आने वाले 5 साल में, एंड मोर देन 1.25 लाख स्टार्टअप काम कर रहे हैं, 110 यूनिकॉर्न हैं हमारी कंट्री में। मतलब हम जो है इमर्ज हो रहे हैं एज ए थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम पूरी दुनिया भर में। डिजिटल इकोनॉमी के बारे में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बोला जाता है। देखिए इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर है आज के समय में सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। विद द सक्सेस ऑफ इनिशिएटिव लाइक यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ पर, इंडिया ग्लोबल स्टैंडर्ड को प्राप्त कर रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं एंड वी आर इन द मोस्ट डेवलपिंग स्टेज, ऐसा कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का।
नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ है हम यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि वेस्ट सॉलिड मैनेजमेंट के प्रबंधन में कोर्ट की क्या भूमिका हो सकती है। इसका मतलब ये है हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी सुप्रीम कोर्ट आगे आया है और उसने कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट की क्या भूमिका हो सकती है पर्यावरण को क्लीन करने को लेकर के, इसके ऊपर ये आर्टिकल फोकस करता है। हाल फिलहाल में देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गार्बेज सेग्रीगेशन कचरा पृथक्करण को एक आवश्यक प्रक्रिया बताया है जिससे इन्वायरमेंट की वेलबींग इंश्योर हो पाएगी। कोर्ट ने नेशनल कैपिटल रीजन में जो शामिल राज्य हैं जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उनसे पूछा है यदि ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का पालन नहीं किया जाएगा तो उनकी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कैसे करके सफल हो सकते हैं। की पॉइंट की यदि हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गार्बेज सेग्रीगेशन स्टार्ट करिए आप घर से ही, मतलब प्लास्टिक अलग रखिए, हरा कचरा अलग रखिए, सूखा कचरा आपको अलग रखना है। अधिवक्ता अपराजिता सिंह का कहना है कि भाई वर्तमान में कूड़ा से ऊर्जा वेस्ट टू एनर्जी परियोजना भी फेल हो जाएगी यदि हम कचरे को सेग्रीगेट नहीं करते हैं तो। समस्या क्या हो सकती है, कई सारे घरों में बायो वेस्टेज और प्लास्टिक एक साथ मिला देते हैं, इससे प्रोसेसिंग हमारी प्रभावित होती है। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश दिया गया है राज्यों को, ये हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को ये निर्देश दिया है कि वे मार्च के अंत तक एफिडेविट जमा करेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि अर्बन बॉडीज़ 2016 के कानून का कितना पालन कर रहे हैं। कोर्ट ने ये भी बोला है कि आप एक कॉम्प्रहेंसिव वेस्ट मैनेजमेंट प्लान तैयार करें जिसमें टाइमलाइन रहेगा और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज क्लियर रूप से परिभाषित रहेंगी। राज्यों को ये भी बोला गया है कि आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाना पड़ेगा जिन्हें ठोस कचरा प्रबंधन के लिए अपनाया जाएगा। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया है, किसको, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, कि आप एक रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करिए जिसमें वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का मूल्यांकन किया जाए। न्यायमूर्ति AS ओका ने कहा है कि यदि सही तरीके से कचरा पृथक्करण नहीं हुआ है ना तो ये परियोजनाएं भी प्रदूषण बढ़ाने का कारण बन जाती हैं। तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स का मुख्य उद्देश्य कचरे का रिसाइकलिंग होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, लेकिन यदि आप पृथक्करण ही नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी। दिल्ली की गंभीर स्थिति चल रही है, द सॉरी स्टेट ऑफ दिल्लीज वेस्ट मैनेजमेंट। इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कचरा प्रबंधन को काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण सॉरी स्टेट बताया था और बोला था कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का रूप ये ले सकता है। फैक्ट की यदि हम बात करें तो दिल्ली में प्रतिदिन 11,000 टन से ज़्यादा सॉलिड वेस्ट पैदा हो रहा है, लेकिन वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी मात्र 8,000 है, मतलब आधी कैपेसिटी। 3,000 टन से ज़्यादा कचरा बिना उपचार के पड़ा रहता है जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है। कोर्ट ने बोला है कि यदि बिना उपचार के कचरे को ढेर बढ़ते ही जाएगा तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट में बदल जाएगा, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में बदल जाएगा। इसके बाद एक छोटी सी न्यूज़ आई है फॉरेन वाले पेज से, जहां पर बताया जाता है कि जो यूरोपीय यूनियन है उसने अपने सैंक्शन को सीरिया के साथ में थोड़ा सा आसान बनाया है। अब इसका रीज़न ये है, यूरोपीय यूनियन का कहना है यदि आप हमारे हिसाब से चलोगे, हमारी बातों को मानोगे तो आपके साथ हमारे जो ट्रेड रिलेशन है वो काफ़ी बेटर रहेंगे, आप भी आगे बढ़ोगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। यूरोपीय यूनियन ने मंडे के दिन ईज़ कर दिया है सैंक्शन को सीरिया के ऊपर। सीरिया का जो एनर्जी सेक्टर है उसके ऊपर लगाया गया था, मतलब अब सीरिया का जो एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है एंड बैंकिंग सेक्टर है, अब इसको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है यूरोपीय यूनियन की तरफ से। कंट्री की तरफ से रिकंस्ट्रक्शन किया गया है आफ्टर द फॉल ऑफ बशर अल असद। द मूव एम टू सपोर्ट द इंक्लूसिव ट्रांजिशन विथ सैंक्शन पोटेंशियली रेनस्टेट इफ प्रोमिसेस आर ब्रोकन। यदि आप हमारे प्रॉमिस को ब्रोक कर दोगे तो हम फिर से आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, ऐसा यूनियन का कहना है। किसका कहना है? यूरोपीय यूनियन का कहना है।